जो आज 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसने ये बता दिया कि आगामी आने वाले समय में देश में 6-6.5% की ग्रोथ रेट रहने वाली है। पिछली साल जब आर्थिक सर्वे आया था 2021-22 का, तो उसने जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% की प्रोजेक्ट की थी। वास्तविकता में कितनी हुई? 7%। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, मतलब 23-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट कर रहा है 6 से 6.8%। अगर हम वही डिस्काउंट रेट करें तो 5.44% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, क्योंकि पिछली साल 8 से 8.5 किया तो 7 हुई। अब 6 से 6.8 का अगर वही डिस्काउंटिंग करें तो 5.44% की ग्रोथ रेट से देश बढ़ेगा। आईएमएफ के अनुसार 2023 में ग्रोथ रेट 6.1% रहने की उम्मीद है। तो क्या हम ये मान लें कि देश अब 6-6.5% की ग्रोथ रेट न्यू नॉर्मल है देश के लिए? अगर इस ग्रोथ रेट से अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो 2029 तक का समय लग जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जी का वादा था कि 2024 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। दूसरी बात, आज के आर्थिक सर्वेक्षण में रुपये के लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। रुपया और ज़्यादा गिरने की संभावना जताई गई है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा, जिससे रुपये पर और प्रेशर बनेगा और रुपया और ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगा। तो रुपये के भी अच्छे दिन हमारे तो नहीं आए, कोई बात नहीं, पर देश की मुद्रा रुपये के भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। तीसरी बात, आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 11% की प्रोजेक्ट की गई है। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% की है तो हमारे जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन वित्तीय वर्ष 23-24 में वो 8-8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। 8-8.5% की ग्रोथ अगर ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में रहेगी तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आने वाले समय में और ज़्यादा वाइडन होने की संभावना है। चौथी बात, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी बताया गया कि पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो भारत खरीदता है उसमें लगभग $36 प्रति बैरल की कमी हुई, पर देश की सरकार ने 1 पैसे की भी रियायत कंज्यूमर्स को नहीं दी, उपभोक्ताओं को नहीं दी। तो अब तो यही नारा है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मौन है सरकार। क्योंकि आज ही के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की जो मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन की दर है, वो 6.8% रहने की उम्मीद है। और लास्ट में एक बहुत ही दुखद एक डाटा इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया कि जो हमारे देश का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, उसमें 2021 में हमारी रैंकिंग दुनिया के 191 देशों में 132वीं थी। 2020 में हमारी रैंकिंग 130वीं थी। मतलब साल दर साल हमारी रैंकिंग उसमें बढ़ती जा रही है। मतलब HDI किसके आधार पे होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर। जीवन कितना, व्यक्ति की मेडिकल की क्या सुविधा है, उसकी औसत आयु कितनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको कैसी मिल रही है। तो HDI में जो ग्लोबल एवरेज है उससे हम लगभग 14% कम है। तो क्या यही अच्छे दिन की बात मोदी जी ने की थी 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं? हमारी शिक्षा की रैंकिंग, हमारी एवरेज मॉर्टेलिटी की रैंकिंग, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की रैंकिंग जो HDI मेजर करता है, वो उसमें हम ग्लोबल एवरेज को भी नहीं पा पाए। तो आज के आर्थिक सर्वेक्षण को मैं लब्बुलवाज यही कहूँगा कि आने वाला समय अच्छे दिन नहीं होने वाला है, ना रुपये के लिए, ना देश के लोगों के लिए, ना महंगाई के लिए, ना रोजगार के लिए, ना जीडीपी ग्रोथ के लिए। देखिए, हमारी तो 3 उम्मीदें हैं। पहला, अगर इस बजट में रोजगार के ठोस साधन नहीं लगाए गए, रोजगार का सृजन, नए रोजगार का किस तरह सृजन होगा, देश में बेरोजगारी दर को किस तरह कम किया जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को और कैसे बढ़ाया जाएगा, अगर इसके बारे में ठोस कार्य योजना नहीं है तो मैं कहूँगा ये बजट बेकार की एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है।
दूसरा, इस बजट में हम लोगों को उम्मीद है कि जो महंगाई से देश के लोग त्रस्त हैं, जब हम कहते हैं 6.8% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 6.8% एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन फैक्टर है। तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए वित्त मंत्री क्या योजनाएं, क्या ब्लूप्रिंट, क्या अपना थॉट प्रोसेस लेके आती है, वो हमको देखना होगा। और तीसरा, देश के किसानों को जो 6,000 रुपये का जो एक झुंझुना है, क्योंकि आप 6,000 रुपये देते हो और दूसरी तरफ पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो। डीजल कौन उपभोग में लाता है? देश का अन्नदाता, जो ट्रैक्टर में डलवाने के लिए, अपनी मोटर चलाने के लिए डीजल का उपभोग करता है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी के अंतर्गत ले आते हो। तो ये 6,000 रुपये को अगर किसान सम्मान निधि को अगर सरकार आने वाले कल के बजट में अगर इसको 20,000 से कम करती है, तो किसान को मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से प्रति एकड़ किसानी की लागत बढ़ी है, उससे ये 6,000 नाकाफ़ी है। ये एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए, वो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा ही उसको दिया जाता है राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए, और राष्ट्रपति ने वो पढ़ा। पर अगर टेररिज्म की बात है, तो क्यों लोगों के आधार कार्ड देख देख के जम्मू में, कश्मीर में लोगों की हत्याएं हो रही है? हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो श्रमिक जो जम्मू कश्मीर में जाकर काम करते हैं, उनके आधार कार्ड देख के उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है और देश की सरकार चुप है, और देश की सरकार राष्ट्रपति के मुंह से ये कहलवा रही है कि टेररिज्म में कमी है। मैं राहुल गांधी जी की बात पुनः दोहराता हूँ कि अगर किसी को साबित करना है कि कमी है, तो अमित शाह जी जम्मू से लेके कश्मीर तक की यात्रा गाड़ी में ही कर लीजिए, पैदल नहीं होगा आपसे, गाड़ी में ही कर लीजिए। तो टेररिज्म के खिलाफ इस सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, जिसका खामियाजा हम आज देख रहे हैं कि लोगों के आधार कार्ड देख देख के हत्याएं की जा रही। इससे ज़्यादा बेखौफ क्या हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में टेरर। मैं चुनौती देता हूँ महेश जेठमलानी को कि वो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो राज्यसभा से सांसद भी है, राज्यसभा में प्रस्तुत करे प्रूफ, देश के सामने एक प्रेस वार्ता करके आप सबको बुला के वो प्रूफ प्रस्तुत करे, तो मैं उनकी बात पे विश्वास करूंगा। इस तरह की बातें कह के भाग जाना और छुप जाने की नीति से देश में लोकतंत्र और संविधान मजबूत नहीं होता। एक चुने आप एक संसद के सदस्य हो, आप संसद के सदस्य हो के आप अब बात कहते हो, उसका क्या प्रूफ है? आप क्यों नहीं प्रेस वार्ता करते? क्यों नहीं आप प्रेस के लोगों को बुला के वो सारे प्रूफ दिखाते? क्यों नहीं आप सरकार के एजेंसियों को वो प्रूफ देते हैं? तो ये कहना एक अलग बात है। इस तरह से ये जो डाइवर्जन की जो नीति है कि चीज़ों को डाइवर्ट करो और राज करो, देख ली देश ने। डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल एंड डिस्ट्रैक्ट एंड रूल, ये 3D की नीति का अंत अब हो चुका है। देखिए, उनके पास भी, मैं उनको भी यही कहूँगा, जो आपके पास जो भी प्रूफ है देश की जांच एजेंसियों को दें। इस तरह से मौखिक किसी के ऊपर आरोप लगा के छुप जाना, भाग जाना, ये देश में नहीं चलेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कानून का शासन है, संविधान का शासन है। आपके पास जो भी प्रूफ है देश की एजेंसियों को, देश की सरकार को दें, देश के कानून को दें, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। आप अगर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।